आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोडरमा से बड़ी खबर आ रही है। होटल मालिक के घर पुलिस की छापेमारी खत्म हुई। सुखदेव रजक नाम के व्यक्ति के घर छापेमारी की गई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 1,07,10,820 रुपए बरामद हुए। 58 ग्राम अफीम भी बरामद हुई। कोडरमा थाना क्षेत्र के लारियाडी पंचायत के वृंदा गांव का मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोडरमा में होटल मालिक से लाखों रुपए कैश बरामद किए गए हैं। 1,07,00,000 रुपए कैश और 58 ग्राम अफीम भी बरामद हुई है। सूत्र ये बता रहे हैं होटल मालिक के घर पुलिस की छापेमारी फिलहाल खत्म हो गई है और इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पुलिस की छापेमारी समाप्त हो चुकी है। अब बता दें कि सुखदेव रजक के भाई को पुलिस अपने साथ हिरासत में लेके गई है। वहीं एक बड़े थैले में नोट की काफी गड्डियां भी देखी गई है। हालांकि इनकम टैक्स का ऑफिसर ने इस पूरे मामले में कुछ भी करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक नोटों की जो गिनती है वो पूरी नहीं हो सकी है, लेकिन जो सूत्र हमारे बताते हैं क्योंकि नोटों की जो गिनती है वो करीब 1 करोड़ से भी ऊपर है। अभी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पुलिस महकमा जो है वो अब सुखदेव रजक के घर से बाहर निकल रही है और वहीं उसके भाई को हिरासत में लेकर के कोडरमा थाना ले जाया गया है। अब बता दें कि कोडरमा थाना में आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। वही पुलिस से कोई भी पदाधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी करने से बच रहे हैं। हालांकि अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह पूरा जो मामला है वो कहीं किसी मादक पदार्थ के अवैध कारोबार से जुड़ा था या फिर इस विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने से जुड़ा था। ये पूरे मामले पर अभी भी खुलासा होना बाकी है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रितेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रितेश, क्या जानकारी है, इस वक्त की क्या अपडेट आ रही है? छापेमारी खत्म होने के बाद अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बता दूं कि पूरी कैश को कोडरमा थाना ले जाया गया है। वहीं आईटी की टीम भी कोडरमा थाना गई है। आईटी के पदाधिकारी ने बताया है कि अभी भी कार्रवाई होनी बाकी है। हालांकि पुलिस ने पूरे कैश के सहित जो अफीम मिला था उसके अलावे आरोपी के घर से 2 गाड़ियों को भी जब्त किया है और अपने साथ ले गई है। साथ ही साथ आरोपी तो फरार था, लेकिन उसके भाई को भी अपने हिरासत में लिया है। घर के जो परिजन थे उन्होंने काफी विरोध किया इसका, लेकिन उसके बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस सारी कार्रवाई अब आगे थाना में अपने देखरेख में करने के लिए जायज समझा और इसके बाद सारे सामानों को कोडरमा थाना ले जाया गया है। और वहीं बता दें कि ये पूरा मामला जो अब सामने आ रहा है, ये पूरा मामला अवैध मादक पदार्थ के ही कारोबार से जुड़ा था। हालांकि इतनी भारी कैश कैसे और किन परिस्थितियों में उस घर में थी, इस बात पर अब भी खुलासा होना बाकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। लातेहार से बड़ी खबर आ रही है। आचार संहिता लागू होने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। यात्री बस से 15 लाख रुपए कैश बरामद हुए। रेलिंग में रखा था रुपयों से भरा हुआ बैग। चेकिंग अभियान के दौरान कैश बरामद हुआ। एसएसटी टीम ने पैसे को जब्त कर लिया है। 500 और 100 के नोट बरामद हुए। यात्री और बस स्टाफ से पूछताछ लगातार जारी है। चंदवा थाना क्षेत्र के एसएसटी नाका से बरामदगी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यात्री बस से कैश बरामद हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लातेहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसएसटी नाका से बरामदगी हुई है। चंदवा थाना क्षेत्र के एसएसटी नाका से ये बरामदगी हुई। यात्री और बस स्टाफ से पूछताछ जारी है कि ये पैसे किसके हैं, कहां से आए, कहां ले जाए जा रहे थे। 500 और 100 रुपए के नोट बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कैश कितना ज्यादा है। रुपयों से भरा हुआ है ये पूरा बैग। 15 लाख रुपए कैश बताए जा रहे हैं जिससे ले जाया जा रहा था। आचार संहिता लागू होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो गया है। तो चेकिंग अभियान के दौरान कैश बरामद हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसएसटी टीम ने पैसे को बरामद कर लिया है। 500 और 100 रुपए के नोट आपको नजर आ रहे होंगे और ये बैग पूरी तरीके से भरा हुआ है। थोड़ा सा और रांची से बड़ी खबर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हलचल काफी तेज हो गई है। जेएमएम विधायक समीर मोहंती सीएम आवास पहुंच चुके हैं। मंत्री बैद्यनाथ राम सीएम आवास पहुंचे। लातेहार से जेएमएम के उम्मीदवार हो सकते हैं। शिबू सोरेन के आवास पर लुइस मरांडी भी पहुंचे हैं। शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेने के लिए लुइस मरांडी पहुंचे हुए हैं। तो राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आ रही है। जेएमएम विधायक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समीर मोहंती सीएम आवास पहुंच चुके हैं। मंत्री बैद्यनाथ राम भी सीएम आवास पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अब सीटों का फॉर्मूला लगभग तय है, लेकिन इन सब के बीच अब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी
की जा सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज जेएमएम की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, इस वक्त सीएम आवास के बाहर हलचल तेज हो गई है, क्या स्थिति है वहां की, क्या हो सकता है आज का दिन कितना खास रहेगा जेएमएम के लिए? देखिए, आज का दिन इसलिए खास रहेगा क्योंकि अब तक जिस फॉर्मूले को लेकर चर्चा हो रही थी, जो आकलन किए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही है, चाहे वो 41, 29, 7-4 की बात कर लें या फिर अगर हम जेएमएम के उम्मीदवारों की बात कर लें, तो आज ये संभावना जताई जा रही है कि आज अब से कुछ देर के बाद जेएमएम की सूची जारी हो जाएगी। और जो हमारे एक जेएमएम के बड़े नेता से जो अभी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप लोगों के सामने वो सूची होगी। इसके साथ साथ अगर मेरे ठीक पीछे जिस आवास को आप देख पा रही हैं, यहाँ पर इस वक्त पार्टी के बहुत सारे नेता पहुँचे हुए हैं, अलग अलग ज़िलों से भी पहुँचे हुए हैं। और अगर हम विधायक के तौर पर बात करें तो बहरागोड़ा से जो समीर महंती हैं वो यहाँ पर हैं। आपको याद है कि कल जिस तरह से लुइस मरांडी यहाँ पर शामिल हुई, उनके साथ कुणाल सारंगी भी आए थे। कुणाल सारंगी बहरागोड़ा से पूर्व विधायक रहे हैं और जेएमएम से ही वो जीते भी थे। अब जैसे ही कुणाल सारंगी पार्टी में वापस आए हैं, कहीं ना कहीं समीर महंती की जो है वो घबराहट बढ़ गई है और कल से ही वो 2 से 3 बार अब तक सीएम आवास आ चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम लातेहार की बात कर लें, बैजनाथ राम जो कि वहाँ से विधायक भी हैं, राज्य में मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री रहे, तो वो भी इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं। और सबके मन में कहीं ना कहीं उस सूची का इंतज़ार भी हो रहा है। कई तरह के सवाल भी हो रहे हैं कि कब वो सूची सामने आएगी और किसका उसमें नाम होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि अब तक इंडिया गठबंधन के औपचारिक रूप से अगर हम फार्मूले की घोषणा की बात करें तो नहीं हुई है। 70 सीटों की घोषणा हुई थी। आपको पता है कि उस वक्त हेमंत सोरेन और जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो सामने आए थे। लेकिन उसके बाद जो 11 सीटें बची, या फिर हम नए फार्मूले को लेकर भी बात कर लें, क्योंकि राजद बहुत ज्यादा अड़ी हुई थी सीट को लेकर। अविनाश, राजद ने अपने कष्ट को खुलकर जाहिर किया था और ये कहा था कि ये कष्ट हमें हो रहा है। और ऐसे में अब बात बनती भी नजर आई। आरजेडी की तरफ से ये मान लिया गया कि अब जितनी भी सीटें मिल रही हैं हम उस पर ही चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि जेएमएम किन किन खास बातों का ख्याल रखते हुए उम्मीदवारों के नाम का चयन करेगी। देखिए, खास बहुत अगर आप देखें, पिछली बार आपको याद होगा कि जो 30 विधायक जेएमएम के जीत कर आए थे, जो अब तक जानकारी आ रही है उसमें से मुझे नहीं लगता है कि अगर 1 या 2 कोई अपवाद में हो जिनका टिकट कट जाए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बाकी जो है वो रिपीट करने वाले हैं। दूसरी बात यह भी है कि सामाजिक राजनीतिक जो समीकरण होता है उसे साधने की पूरी कोशिश हो रही है। और एक एक सीट को लेकर, जैसा कि आपने देखा होगा कि एनडीए भी हर एक सीट को लेकर एनडीए के अंदर चर्चा होती रही। बीजेपी, आजसू, एलजेपी ने चर्चा के बाद अपना फॉर्मूला तय किया। ठीक उसी तरह इस आवास में हेमंत सोरेन भी एक एक सीट को लेकर चर्चा कर रहे हैं और कौन सटीक उम्मीदवार हो सकता है, कौन जीतने वाला उम्मीदवार हो सकता है, इसको लेकर ही मंथन किया जा रहा है। यही वजह है कि बार बार जो फॉर्मूले को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर इसलिए नहीं मुहर लग पा रही है कि अब तक सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन कल जैसा कि दिल्ली में भी गुलाम अहमद मीर ने कह दिया है, इंतजार हम सभी को है, पार्टी कार्यकर्ताओं को भी है कि कब जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नामों का चयन होगा, साथ ही साथ सीटों का फॉर्मूला भी तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे। राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी में इस्तीफे का दौर जारी है। मिस्त्री सोरेन ने भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। महेशपुर से टिकट चाहते थे मिस्त्री सोरेन, तो देखिए टिकट को लेकर नाराजगी लगातार बीजेपी नेताओं में देखी जा रही है और इसी से नाराज होकर बीजेपी के कई नेता अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। दल बदल का सिलसिला चुनाव से पहले जारी है। मिस्त्री सोरेन ने भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दरअसल महेशपुर से वो उम्मीदवार के तौर पर टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें ये टिकट नहीं मिला। और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हिमंता बिश्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा पार्टी में फूट के बारे में कोई जानकारी नहीं। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कुछ असंतोष होना स्वाभाविक है। परिवारवाद के आरोप को उन्होंने गलत बताया। आपको बता दें कि लगातार पार्टी के कई नेताओं ने अब तक इस्तीफा दे दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी के ऊपर परिवारवाद को लेकर भी
सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी का स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है कि परिवारवाद के आरोप गलत है और असंतोष होना स्वाभाविक बात है जैसे ही उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। टिकट मांगी लेकिन इतना बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। हम सबको शुक्रिया अदा करता हूं जो लोगों ने त्याग करने का निर्णय किया, सैक्रिफाइस करने का निर्णय लिया। हम पार्टी का ओर से सबको धन्यवाद देते हैं। और रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोबिन हेम्ब्रम पहुंचे बीजेपी कार्यालय, बीजेपी का सिंबल लेने के लिए पहुंचे बीजेपी कार्यालय। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे लोबिन हेम्ब्रम। न्यूज 18 से खास बातचीत में लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि मेरी जीत सुनिश्चित है। जनता हम पर भरोसा करेंगी। जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार हम उठाते रहे हैं और एक बार फिर से जनता मुझ पर पूर्ण भरोसा करेगी। टिकट लेने के लिए प्रत्याशियों का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में बोरियो विधानसभा से इस वक्त हमारे साथ लोबिन हेम्ब्रम मौजूद हैं। देखिए, मेरा मुद्दा तो शुरू से आप जान ही रहे हैं और वो मुद्दा मेरा जिद्दा है अभी। और जितने भी जनोपयोगी योजना मुद्दा है उसको धरातल उतारने का काम करेंगे। बिल्कुल स्वस्थ हैं, जितना ही जीतना है जीतेंगे ही। क्योंकि जनता कह रही है कि आप तीर धनुष से आए थे, अब कमल में चले गए हैं। आपने जनता के साथ धोखा किया। जनता मेरे साथ फिर कमल में आ गया है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ लोबिन हेम्ब्रम। इन्होंने कहा कि हम जनता के जनहित के मुद्दों को लेकर के सदन से बाहर और सदन के अंदर लगातार उठाते रहे हैं। इस बार भी हम बोरियो विधानसभा में जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। वहीं जमशेदपुर पश्चिम से एनडीए उम्मीदवार सरयू राय बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू पार्टी के सरयू राय की जीत के लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। हम सिलेंडर के ऊपर वोट मांग रहे हैं क्योंकि हम मान के लोगों को चलना होगा कि कमल ही पश्चिम विधानसभा में सिलेंडर है। सिलेंडर में जो वोट देंगे, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया है, इसलिए वो वोट वहां से निकल के कमल में चले जाएगा। और बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में बनने जा रही है एनडीए की सरकार। हेमंत सरकार से जनता परेशान हो चुकी है। झारखंड वासियों ने जिस सोच के साथ वहां सरकार बनाई वो पूरी तरह से झारखंड के आदिवासियों की चिंता करने के बजाय केवल हेमंत ने अपने परिवार की चिंता की। और यही कारण है कि उनके भ्रष्टाचार का, उनके अराजकता का, वहाँ के युवाओं और छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से कई छात्र और युवा एग्जाम के दौरान मृत्यु हुए, ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी को दिखा रहा है। डेवलपमेंट 0 पे रहा, करप्शन 100% रहा। तो ऐसे सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी और निश्चित रूप से एनडीए भाजपा की सरकार झारखंड में भी बहुत जल्द आप देखेंगे। और बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल ने यह दावा कर दिया है कि झारखंड में उनकी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि जनता हेमंत सोरेन की सरकार से परेशान है। उन्होंने कहा कि करप्शन की वजह से लोग बदलाव की इच्छा रख रहे हैं। तेजस्वी यादव पर परिवारवाद के आरोपों पर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि खुद तेजस्वी लालू प्रसाद के बेटे हैं। सारे लोग उस लूट के शिकार बने हुए हैं। इसलिए झारखंड के एक एक लोग वो चाह रहे हैं कि झारखंड में मोदी जी के दिशा निर्देशन पर चलने वाली भाजपा नेतृत्व की सरकार बने, जिससे कि झारखंड के अस्मिता को बचाया जा सके। तेजस्वी यादव जो है परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर। अब हमें नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को या परिवारवाद का, चाहे किसी लूट खसोट का आरोप लगाने का हक और अख्तियार है। वे स्वयं परिवारवाद से ग्रसित लोग हैं। उनके यहाँ तो परिवारवाद ही जन्म लिया है, पनपा हुआ है, और वह भी परिवारवाद के ही देन है। वो वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। कई बीजेपी नेता जैसे लुइस मरांडी और कुणाल सारंगी टिकट नहीं मिलने पर जेएमएम में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि डूबते नाव की सवारी कोई भी नहीं करना चाहता। लोग टिकट के लिए नहीं बल्कि हेमंत सोरेन का समर्थन करने आए हैं। जबकि बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि जेएमएम और कांग्रेस में टिकट का बंटवारा लूट के फॉर्मूले पर किया जा रहा है। भी डूबते नाव की सवारी करना अब पसंद नहीं करता है। झारखंड में जो वस्तु स्थिति है उसका आकलन, उसका पूर्वानुमान बहुत लोगों को हो चुका है। जिन लोगों को हुआ, कल आप देखे कई एक लोग
ऐसे चेहरे भी थे जिनको चुनाव नहीं लड़ना है। ये सीटों के बंटवारे में इसलिए विलंब हो रहा है ना कि सब चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हम सीटें काबिज हो सके, और यदि अगर सरकार बनती है तो लूट में भी हमारी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। तो ये जो कंफ्यूजन है ये लूट और माल के लिए है। और रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी की नामांकन पर्चा भरने की तारीख सामने आ गई है। बाबूलाल मरांडी 28 अक्टूबर को करेंगे नामांकन, बिरंची नारायण 25 अक्टूबर को नामांकन करेंगे, वहीं सीपी सिंह 24 अक्टूबर और नवीन जायसवाल 24 अक्टूबर को करेंगे नामांकन दाखिल। चंपाई सोरेन 25 अक्टूबर और बाबूलाल सोरेन 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे, वहीं अनंत ओझा 24 अक्टूबर और लोबिन हेम्ब्रम 25 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। अशोक भगत 28 अक्टूबर और अमित मंडल 24 अक्टूबर और नारायण दास 28 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम 25 अक्टूबर। तो देखिए, बीजेपी की नामांकन पर्चा भरने की तारीख भी आ चुकी है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो हो ही गया है, लेकिन अब अपनी सुविधा अनुसार ये सभी नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। अलग अलग तारीख अलग अलग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है और एक एक तारीख पर ये सभी उम्मीदवार अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से रांची लौटे प्रदेश कांग्रेस नेता, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश रामेश्वर उरांव लौटे रांची। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के बाद राजधानी रांची लौट आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से रांची लौटे हैं प्रदेश कांग्रेस के नेता। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और भी जानकारी हम आपको देंगे। संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय सिन्हा, उनका रुख करते हैं। संजय, क्या जानकारी है? ये दिल्ली से रांची लौटे हैं, क्या कोई नई जानकारी सामने आ रही है? क्या सीटों के फॉर्मूले पर जो अस्पष्टता है वो सामने आ चुकी है? औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल साफ, जिसे रांची लौटे थे एयरपोर्ट पर ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने साफ कर दिया है कि जितने भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस की जितने भी सिटिंग विधायक हैं सभी के चेहरे पर मुहर लग गई है। मत तक कि कांग्रेस के वर्तमान में 16 विधायक जो हैं इसमें सिटिंग है, तो 16 चेहरों पर मुहर लग गई। बाकी के उन्होंने कहा कि 30 सीटों पर उनकी दावेदारी है जो कन्फर्म है, जो उनको मिलने जा रही है। तो रह गए बाकी की 14 सीटें। 16 सीटों पर तो मुहर लग गई कि जो सिटिंग विधायक हैं। 14 सीटों की बात करें तो उन्होंने कहा, पाकुड़ सीट की जो चर्चा आई तो उन्होंने कहा कि आलमगीर आलम फिलहाल जेल में है, तो उनके पुत्र को या परिजन, उनके परिजन को जिन्हें भी हो एक टिकट वहां दिया जाएगा। बाकी बर्ही की बात करें या तमाम अन्य सीटों पर तो उन्होंने कहा कि जो आज शाम तक इंतजार कीजिए, सभी सीटों पर मुहर लग जाएगी। और जो राजद या लेफ्ट को जो नाराजगी है, सभी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। चूंकि उन्होंने कहा कि गठबंधन में नया दल लेफ्ट इस बार आया है, तो सभी को इस बार आगे पीछे, पिछली बार यानी 2019 में जो जितनी सीटों पर लड़ा था, तमाम लोगों को अपनी अपनी सीटें थोड़ी आगे पीछे यानी एडजस्ट करनी होगी। क्योंकि नया जो लेफ्ट इस बार आया है तो हमें कुछ सीटें उनके लिए भी छोड़नी है। तो कुल मिलाकर समझ आइए कांग्रेस की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। 21 जो प्रत्याशी के चेहरे पर तो कल शाम में लिस्ट जारी हो गई थी, अब रह गई बाकी जो कांग्रेस का दावा है कि उन्हें 30 सीटें मिलने जा रही है। तो ऐसे में 9 सीटें और बाकी है। लेकिन इन 30 सीटों पर भी सवाल है कि 70 सीटों में ही आपस से बांटना है जेएमएम और कांग्रेस को। अगर ये बात करता है, कांग्रेस दावा करती है कि 30 सीटों को लड़ रहे हैं, इसका मतलब कि जेएमएम को 40 सीटों पर आना होगा, जो कहीं से फिलहाल संभव नहीं लग रहा है। मतलब कि जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अभी दावा कर रहे हैं एयरपोर्ट पर कि उन्होंने 30 सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही है, शायद उनमें 1-2 सीटें और कम हो और कांग्रेस 28 सीटों पर लड़ती नजर आए। जी वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि इन सभी सीटों का फॉर्मूला जो लगभग स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ऐसा संभव नहीं है, क्या वाकई उन्हीं फॉर्मूलों पर मुहर लगेगी? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं रामगढ़ में भी झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 29 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तारीख रखी गई है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच कराई जाएगी। 1 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। बड़कागांव 22 विधानसभा की बात करें तो बीते 3 दिनों में यहाँ पर कुल 14 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा। हालांकि यहाँ पर किसी ने अभी तक नामांकन नहीं किया है। अब इन नामों में अगर बात करें बड़कागांव से तो कांग्रेस की निवर्तमान विधायक अंबा प्रसाद, अब भाजपा की ओर से रोशन लाल चौधरी और जयराम की पार्टी से बालेश्वर कुमार ने अब तक नामांकन पत्र खरीदा है।
जबकि रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो आज से यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी और 1 नवंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। फिलहाल दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां बढ़ गई है, लोग जनसंपर्क में लगे हैं। यह भी बताना चाहेंगे कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से एनडीए फोल्डर से आजसू की सुनीता चौधरी उम्मीदवार होंगी, जबकि कांग्रेस ने भी देर रात्रि को नाम का अनाउंसमेंट करते हुए पूर्व विधायक ममता देवी पर भरोसा जताया है, जबकि जयराम की पार्टी का उम्मीदवार का आना बाकी है। इसी तरह बड़कागांव की बात करें तो बड़कागांव से भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का घोषणा कर दिया। वहां से निवर्तमान विधायक अंबा प्रसाद को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी की ओर से रोशन लाल चौधरी होंगे। हालांकि जयराम की पार्टी ने बड़कागांव से अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इसी तरह बगल की सीट मांडू की बात करें तो वहां भी कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए जेपी भाई पटेल को टिकट दिया है, जबकि एनडीए फोल्डर से वहां पर आजसू की ओर से निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर जयराम की पार्टी से अभी मांडू सीट के लिए किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल रामगढ़ जिले में चुनावी हलचल बढ़ गई है। यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव होने। बड़कागांव में पहले चरण में 13 नवंबर को, जबकि रामगढ़ और मांडू में दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और तीनों जगहों की जो काउंटिंग होगी वो 23 नवंबर को होगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और जामताड़ा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जामताड़ा और नाला विधानसभा की सीटों पर भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जामताड़ा जिले के दोनों विधानसभा में मतदान 20 नवंबर को होने हैं, वहीं काउंटिंग 23 नवंबर को होगी। आज से जो भी है नामांकन की प्रक्रिया चालू है, और जो 100 मीटर का जो हमारा नामांकन कक्ष है वो निषेधाज्ञा उसमें एज एसडीओ मैंने लगाया हुआ है। दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए 8 नाला के लिए जो जिला परिषद भवन में हो रहा है, और 9 जामताड़ा जो हमारे अनुमंडल कार्यालय परिसर है न्यायालय भवन के प्रथम तल पे हो रहा है। और इसमें जो 100 मीटर की परिधि की तक मतलब कि 3 गाड़ियाँ अलाउड है, और वहाँ से जो इंक्लूडिंग कैंडिडेट जो है टोटल 5 लोग जो नॉमिनेशन करने आते हैं वो अंदर अलाउड है। वहीं जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने पर झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस को धन्यवाद देते हुए कहा कि एजुकेशन हब के रूप में जमशेदपुर कैसे और विकसित हो, इसका प्रयास करने की आवश्यकता है और उस पर मैं काम करूंगा। तो धन्यवाद देता हूं मेरे जिला, मेरे राज्य पार्टी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने मुझ पर पुनः आस्था व्यक्त की है। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी शेष लोगों के प्रति आभार और धन्यवाद करता हूं। वहीं लोहरदगा में आजसू उम्मीदवार नीरू शांति भगत ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया है। आजसू प्रधान कार्यालय में हुई बैठक के लिए जिला स्तर तक पदाधिकारी शामिल हुए। नीरू शांति भगत ने टिकट मिलने पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को धन्यवाद दिया और क्षेत्र में विकास का संकल्प लिया। उनके नामांकन में सुदेश महतो भी शामिल होंगे। आदरणीय सुदेश कुमार महतो को भी धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी वे हमारे अभिभावक हैं और मुझ पर विश्वास किए, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।